गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं तृप्ति दुबे तृप्ति ट्यूटोरियल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्किनर के सिद्धांत के बारे में। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, अभी हमारे सिद्धांतों का सीरीज चल रहा है ना, जिसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या सिद्धांत दिए थे, क्या क्या उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारा हमने देख लिया है। तो आज के इस वीडियो में फिर से हम देखने वाले हैं स्किनर के सिद्धांत के बारे में। और मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहूंगी कि जो भी एक्चुअली में सिलेक्शन चाहता है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक जरूर से कर दें, क्योंकि मेरे वीडियो में सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चर्चा होती है। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हमारा आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट, पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, सीधा नोट्स बनाते हुए चलो, क्योंकि 15 मिनट का बस वीडियो है। नोट्स बनाने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। नोट्स बनाइए और अपने साथ में लिखते हुए चलिए, अगर सच में ईमानदारी से आपको सिलेक्शन चाहिए तब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। स्किनर के सिद्धांत की बात हो रही है। स्किनर का जो सिद्धांत है उसको क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब ये क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत क्या है, देखते हैं इसके बारे में। चलिए, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, जिसको एसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अब ये एसआर क्या है आगे आपको पता चल जाएगा। फिलहाल क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर बी.एफ. स्किनर थे। पहला पॉइंट नोट किया जाए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो स्किनर साहब हैं, जो कि कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, तो ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक हैं। कंप्लीट नाम इनका बी.एफ. स्किनर है, जिसे प्रोफेसर स्किनर के नाम से भी जाना जाता है। अब आप सभी को पता होगा ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय कहाँ है भाई, ये अमेरिका में है आपका, है ना। मतलब जो स्किनर महोदय है वो कहाँ के रहने वाले हैं, आपके अमेरिका के रहने वाले हैं। चलिए स्किनर के बारे में और कुछ पॉइंट्स। इन्होंने अधिगम की प्रक्रिया को समझने के लिए अनेक पशु पक्षियों पर अपना प्रयोग किया। स्किनर ने सफेद चूहे और कबूतर पर अधिगम का सर्वाधिक प्रयोग किया था। सभी मनोवैज्ञानिक कुछ न कुछ प्रयोग करते रहते हैं, वैसे ही स्किनर साहब थे, उन्होंने भी पशु पक्षियों पर अपना प्रयोग किया। किस लिए किया था, तो अधिगम को समझने के लिए। अधिगम क्या होता है, अधिगम का मतलब होता है बच्चे सीखना, जिसको इंग्लिश में हम लर्निंग के नाम से जानते हैं, है ना। स्किनर ने क्या किया, सफेद चूहे और कबूतर पर अपना सर्वाधिक प्रयोग किया था। पेन डाउन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किनर साहब ने क्या किया था, सफेद चूहे, चूहे पर तो क्या, पर वो चूहा भी कैसा था, सफेद था। ठीक है, तो सफेद चूहे और कबूतर पर इन्होंने अपना प्रयोग किया। देखिए, टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, यह एक पुस्तक है जिसकी रचना किसने की थी, स्किनर साहब ने की थी। और मोस्ट प्राथमिकता इस बात को आपको देना है कि इन्होंने जो पुस्तक की रचना की है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल आपके मनोविज्ञान से ही रिलेटेड है। क्लियर। तो स्किनर साहब की किताब का क्या नाम है, टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। क्या नाम है, टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, याद रहेगा। स्किनर साहब की पुस्तक क्या है, टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। आगे बात करते हैं। तो स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, इसको और बहुत सारे नामों से जाना जाता है। स्किनर साहब का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, इसको आर.एस. थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, और नैमित्तिक अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आपको ये पांचों ही नाम याद रखना है कि है क्या चीज। पहला मैंने बताया आर.एस. थ्योरी, इन्हीं का सिद्धांत है, इसी को ही कहा जाता है। एक ही सिद्धांत है जिसका अलग अलग नाम है। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, या नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। देखो, ऐसा क्लास आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है जिसमें एक ही जगह पर आपको सारी चीजें मिल जाए। अगर मान लीजिए आप कोई कोचिंग में क्लास अटेंड करते हैं, वहां एक एक चीज के बारे में आपको बताया जाएगा, तो एक ही जगह पर ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। यहाँ पर मैंने अपने पीडीएफ में एक ही जगह पर सारी चीजों को इंक्लूड कर दिया, ताकि आपको इधर उधर कहीं भी ढूंढने की जरूरत ना पड़े। नोट्स बनाएं तो जिस टाइप से मैं पढ़ा रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आप नोट्स बनाओ, ताकि आप पढ़ो तो एक ही जगह में आपको सारी चीजें मिल जाए। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं बी.एफ. स्किनर साहब के बारे में थोड़ा सा। बी.एफ. स्किनर के इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत का नियम कहते हैं। तो स्किनर साहब ने अपना प्रयोग किस पर किया था भाई, स्किनर साहब ने अपना जो प्रयोग है मैक्सिमम टाइम पर कबूतर और चूहे पर किया था। और वो चूहा कैसा है, सफेद चूहा। दिख रहा है आपको, ये बॉक्स है, बॉक्स में जो चूहा है, एक्चुअली में जो चूहा है ना वो सफेद रंग का था, पर यहाँ पर ब्लैक दिख रहा है। ठीक है, तो चूहा कैसा था, सफेद रंग का था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, यह जो सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है, इसे आर टाइप थ्योरी कहा जाता है। आर का मतलब होता है बच्चे रिस्पॉन्स। ठीक है, तो आर टाइप थ्योरी कहा जाता है, याद रहेगा। चलिए, स्किनर का चूहे पर प्रयोग जब किया तो किस टाइप से किया, इनका एक्सपेरिमेंट क्या था। देखिए, स्किनर ने सफेद चूहे पर अधिगम के प्रयोग किए। स्किनर ने अपने प्रयोग के लिए एक बॉक्स का निर्माण करवाया। बॉक्स दिख रहा है आपको,
बॉक्स दिख रहा है। स्किनर साहब की जब मृत्यु हो जाती है ना, तो इसी बॉक्स को स्किनर बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। उनके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इस बॉक्स को स्किनर बॉक्स का नाम दिया था। तो यह पॉइंट भी आप बिल्कुल याद रख सकते हैं। अब देखो, स्किनर ने सफेद चूहे पर अधिगम के लिए बहुत सारे प्रयोग किए। इन्होंने क्या किया, एक बॉक्स लिया और उस बॉक्स में घुमावदार मार्ग बनाए गए। जो मार्ग था वो कैसा था, घुमावदार था, ठीक है, सर्कल शेप में था। इस बॉक्स में घुमावदार मार्ग बनाए गए जिसमें चूहा दौड़ लगाता था। इस बॉक्स में ऐसी अवस्था की गई कि लीवर के दबने पर भोजन प्राप्त हो सकता है। सेम आपको याद आ रहा है क्या बिल्ली वाला केस? बिल्ली वाले केस में भी यही हुआ था। एक बॉक्स था, बॉक्स के अंदर लीवर फिट कर दिया गया था, उसके जस्ट सामने में मछली रख दी गई थी मरी हुई, और बिल्ली को क्या करना था, उस मछली को खाने जाना था। अंदर में एक लीवर था, इधर उधर उछल कूद कर रही थी। जैसे ही लीवर में उसका पैर पड़ता है, दरवाजा खुलता है और वो जाकर के मछली को खा लेती है। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हुआ है, लेकिन स्किनर साहब ने क्या किया है, बिल्ली पर प्रयोग ना करके सफेद चूहे पर किया। और उसके अंदर में भी क्या लगाया, एक लीवर लगाया, और वो बॉक्स कैसा था, घुमावदार था, जिसमें इधर से उधर जो चूहा है वो कूद रहा था। जैसे उसका पैर उस लीवर में पड़ता है, दरवाजा खुल जाता है और बाहर जाकर के वो अपना भोजन को प्राप्त कर लेता है। जब चूहा बॉक्स में विभिन्न मार्ग में दौड़ लगाता है तो अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ता है, लीवर दब जाता है, लीवर के दबने से उसको भोजन की प्राप्ति हो जाती है। अब देखो, चूहे के विभिन्न मार्ग से गुजरना एक अनुक्रिया है, रिस्पॉन्स है एक, है ना। वो जो विभिन्न मार्ग से गुजर रहा है वो क्या है, एक रिस्पॉन्स है। और भोजन की प्राप्ति होना क्या है, यह एक उद्दीपक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, स्टिमुलेट का नाम दिया गया है तथा प्रोत्साहन का नाम दिया गया है। अब एक बात बताइए, जब भी आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, इधर से उधर बिल्कुल बेचैन होकर के, या किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, तो ये जो आप कठिन परिश्रम करते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसे क्या कहा जाता है, अनुक्रिया कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, रिस्पॉन्स कहा जाता है। या मैं दूसरे वे में समझाऊं तो जब भी आप क्लास में पढ़ते रहते हैं, आपका टीचर जब आपको कुछ भी चीज पढ़ाता है, उसको जब आप बहुत ध्यान से सुनते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स कहा जाता है ना। तो यही है कि जब आप मेहनत करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, उसको रिस्पॉन्स कहा जाता है। और जब आपको आपका लक्ष्य मिल जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको प्रोत्साहन कहा जाता है। या ये बोलूँ कि उसी को मनोविज्ञान की भाषा में उद्दीपक कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्दीपक कहते हैं, स्टिमुलेट कहते हैं। तो थार्नाइट का सिद्धांत याद आ रहा है क्या? उन्होंने RS का सिद्धांत दिया था, रिस्पॉन्स, और S फॉर स्टिमुलेट का सिद्धांत दिया था। लेकिन अभी हम स्किनर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो याद रखना है कि अनुक्रिय उद्दीपक का सिद्धांत भी इसे ही कहा जाता है। स्किनर का जो सिद्धांत है वो थार्नाइट की जगह पर ही लाया गया है। तो जैसा उनका सिद्धांत था वैसे ही स्किनर का भी सिद्धांत है। तो समझ आ गया ये RS क्या चीज है। R मतलब आप जब प्रैक्टिस करते रहते हैं, बहुत बार कोशिश करते हैं, तो इन कोशिश को ही अनुक्रिया कहते हैं, प्रैक्टिस कहते हैं, रिस्पॉन्स कहते हैं। और जब आपको आपका लक्ष्य मिल जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उद्दीपक कहा जाता है या फिर प्रोत्साहन कहा जाता है। इसी वजह से इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उद्दीपक का सिद्धांत भी कहा जाता है। चलिए, तो ये जो कहानी हमने पढ़ा, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि क्रिया प्रसूत व्यवहार उद्दीपक पर आधारित ना होकर अनुक्रिया पर आधारित होता है। आपको बात क्या समझ आई? इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो ये क्रिया प्रसूत का व्यवहार है, यह उद्दीपक पर मतलब आपका जो लक्ष्य है उस पर आधारित नहीं होता, बल्कि आपकी अनुक्रिया पर आधारित होता है। मतलब आपके लक्ष्य पर ये डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा आपकी मेहनत पर कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, आप कितने बेचैन हैं अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो पूरा का पूरा जो कहानी है इसी पर डिपेंड करता है कि जो चूहा है वो कितना ज्यादा मेहनत कर रहा था, इधर से उधर कूद रहा था। जब तक कि वो मेहनत नहीं करता, मान लो एक जगह पर बैठ जाता, तो क्या उसको भोजन की प्राप्ति होती? नहीं होती। और जो मेहनत कर रहा था उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम अनुक्रिया कहते हैं। इसीलिए पूरी की पूरी जो कहानी है वो पूरी तरीके से किस पर डिपेंड कर रही है, आपकी अनुक्रिया पर डिपेंड कर रही है। यह निष्कर्ष हमारा निकलता है। अब देखो, इस कहानी में जो चूहा है वो क्या है, वो अनुक्रिया करता है। प्रैक्टिस करने वाला तो वही है ना, कोशिश करने वाला कौन है? चूहा है। इसीलिए उसको क्या कहा गया, अनुक्रिया करता कहा गया। भोजन क्या है यहाँ पर? तो जो भोजन है मैंने बताया था उद्दीपक है, ठीक है, या फिर उद्दीपन है। उद्दीपन के लिए यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है, पुनर्बलन या फिर पुनर्बलन। बर्लन बोल दोगे तो गलत हो जाएगा, इसको पुनर्बलन कहा जाता है, ठीक है। पुनर्बलन को भी रिस्पॉन्स ही कहते हैं इंग्लिश में। अब ये पुनर्बलन, उद्दीपक पुनर्बलन कैसे हो गया मैडम? या ये जो उद्दीपन है या ये जो उद्दीपक है ये पुनर्बलन कैसे हो गया मैडम? तो आपको इस चीज को मैं समझाती हूं कि पहले जो उद्दीपक है, यह शब्द का प्रयोग किसने किया था? थार्नाइट ने किया था। उसने RS का सिद्धांत दिया था। लेकिन हम अभी स्किनर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसने किसका सिद्धांत दिया है? उसने भी इसी का सिद्धांत दिया है। और इसमें पुनर्बलन, जो भोजन है उसको पुनर्बलन कहा गया है। उद्दीपक की जगह क्या बोला गया है? इसको पुनर्बलन कहा गया। अब ये पुनर्बलन क्या होता है देखो,
पुनर्बलन भी दो टाइप का होता है, एक होता है नकारात्मक पुनर्बलन, एक होता है सकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक किसको कह देंगे और सकारात्मक किसको कह देंगे? तो देखो, प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी उस क्रिया को दोहराता है। कहने का मतलब यह है कि जो चूहा है वो बार बार पिंजड़े में इधर से उधर घूम रहा था, सडनली उसका जो पैर है वो किसमें पड़ जाता है? उस लीड में पड़ जाता है जो कि वहां पर लगा हुआ था, है ना, उस लीवर में पड़ जाता है जो कि वहां पे लगा हुआ था। तो दरवाजा खुल जाता है और उसको भोजन की प्राप्ति हो जाती है। मतलब उसको समझ आ जाता है कि ऐसा करने पर मुझे भोजन की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए वो क्रिया को बार बार दोहराएगा। वो बार बार क्यों दोहरा रहा है? क्योंकि उसको जो रिस्पॉन्स है वो सकारात्मक मिला, उसकी मेहनत का रिस्पॉन्स कैसा मिला? सकारात्मक मिला। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो और मान लो आपको सक्सेस मिल जाता है तो आप बार बार उसी काम को करोगे, एकदम ऑब्वियस सी बात है। तो इसे ही आपका सकारात्मक पुनर्बलन कहा जाता है। लेकिन मान लो वहीं पर जो चूहा इधर उधर कूद रहा था, तो जैसे उस लीड में उसका पैर पड़ा, दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलने की बजाय मान लो वो दरवाजा उसके पैर पर ही गिर जाता और उस चूहे को चोट लग जाती, तो उसको समझ आ जाता कि ऐसा करना मेरे लिए खतरनाक है, अगर मैं ऐसा करता हूं मेरे पैर में चोट लग सकती है, अगर वो मेरे ऊपर गिर जाएगा, तो वो दोबारा उस काम को कभी नहीं करता। तो इसे ही क्या कहा जाता है? नकारात्मक कहा जाता है। आया क्या समझ में? तो जब भी आप कोई मेहनत करते हैं और मान लीजिए आपको सक्सेस मिल जाता है, पॉजिटिव वे में मिल जाता है, तो आप उस काम को बार बार करोगे। लेकिन आप कुछ काम कर रहे हो जिसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता है, उल्टा आपको नुकसान हो जाता है, तो आप उस काम को छोड़ दोगे, एकदम ताजा रहोगे कि नहीं, मेरे को दोबारा ये काम को नहीं करना है क्योंकि इसमें मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। आया क्या समझ में? इसे ही नकारात्मक और सकारात्मक कहा जाता है। देखिए, पुनर्बलन के सिद्धांत की हम बात कर लें तो ये किसने दिया था? तो जो पुनर्बलन का सिद्धांत है ये क्लार्क एल हल ने दिया था। किसने दिया था? क्लार्क एल हल ने दिया था। तो इसको मैं ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखाती हूं कि जब आप जोर लगाकर बल करेंगे तभी आपका हल चलेगा। तो बल और हल ऐसे आप याद रख सकते हो। जब आप जोर लगाकर बल लगाओगे, जब आप जोर से बल लगाओगे तभी आपका हल चलेगा, जब आप जोर से बल लगाओगे तभी आपका हल चलेगा। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? हल ने दिया था, क्योंकि जोर से बल लगाओगे तभी क्या चलेगा? आपका हल चलेगा। अब देखो, स्कूनर ने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया। उसने चूहों का एक विशेष व्यवहार सिखाने के लिए उनकी अनुक्रियाओं के पश्चात उन्हें एक विशेष पुनर्बलन देकर उन्हें निश्चित व्यवहार में सीखने पर सफलता प्राप्त की थी। तो यहाँ से इस पूरे लाइन से आपको एक ही पॉइंट याद रखना है कि जो स्किनर है उसने किस पर प्रयोग किया था? चूहे पर और कबूतर पर प्रयोग किया था। किस लिए किया था भाई? तो वो उसके ऊपर प्रयोग करके अधिगम को पुष्टि करना चाहता था कि क्या ये इस प्रकार से चीजों को सीख सकते हैं, क्या इस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्या इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब क्रिया प्रसूत अनुबंधन का शिक्षा में क्या महत्व है? तो ये तो चूहा और बिल्ली पर प्रयोग हमने सीख लिया। बच्चों पर इसका आप प्रयोग कैसे करेंगे? तो इसका प्रयोग बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, जो उन्होंने अभी SR का सिद्धांत दिया है। ठीक है, उसका प्रयोग कैसे आप कर सकते हैं? तो इसका प्रयोग बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा सीखे जाने व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है। वह उद्दीपन पर नियंत्रण करके, उद्दीपन मतलब लक्ष्य है ना, नियंत्रण करके वांछित व्यवहार का सृजन करते हैं। इस सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है। इस शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने में गति और सफलता दोनों मिलती है। लास्ट वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट पेन कॉपी लो और चारों के चारों को लिख डालो। ठीक है, चौथा वाला पॉइंट क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कोई चीज आपको सीखना है, मैं पहले भी बताई हूं कि अगर वो चीज थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो उसको छोटे 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 पार्ट में डिवाइड कर लो। जैसे कि मैं बात करूं अगर कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन में मान लो आपको पूरा 395 अनुच्छेद याद करना है, आप नहीं कर पा रहे हैं उसको, तो आप एक काम करो, उसको 100 के पार्ट में डिवाइड कर लो। पहले 100 अनुच्छेद याद करो, फिर 100, फिर 100, और मान लो आपको 100 अनुच्छेद याद करना है लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप 20-20 का 5 पार्ट बना लो उसको। पहले 20 आर्टिकल्स याद करो, फिर 20 करो, फिर 20 करो, फिर 20 करो। तो ऐसे करने से क्या होगा? वो चीजें आपको याद हो जाएगी। और यही बात यहाँ पर बताया गया है कि बालकों को जब आप कोई चीज सिखा रहे हैं और मान लीजिए उनको वो टफ पड़ रहा है, तब आप क्या कीजिए, उन चीजों को तोड़ तोड़ कर छोटा 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 करके उनको सिखाने की कोशिश कीजिए। जैसे बच्चा जब छोटा रहता है तो उसको स्पेलिंग्स याद नहीं होती है, तो हम उनको स्पेलिंग याद करना सिखाते हैं। तो उसके लिए एक बड़ा सा मान लीजिए वर्ड है, उसको हम छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ देते हैं, तो उसके बाद उसको स्पेलिंग बनाना बहुत आसान हो जाता है। यही चीज किसने बताया था? यही चीज आपके स्किनर ने बताया था। तो अब देखिए, स्किनर का मत है कि जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है और यह संतोष क्रिया को बल प्रदान करती है। आया क्या समझ में इस लाइन का मतलब? स्किनर साहब क्या कहते हैं कि जब भी आपको किसी भी कार्य में सफलता मिलेगी, मान लो आप बहुत टाइम से उस पर मेहनत में लगे हुए हो, अगर आपको सफलता मिल जाती है तो एक सुकून मिलता है कि नहीं मिलता है? उसे यहाँ पर कहा गया है कि एक संतोष की प्राप्ति होती है। और वह संतोष क्या करता है? वह जो संतोष है उस क्रिया को बल देता है। मतलब आप जिस काम के द्वारा उस सफलता को आप प्राप्त किए हैं, उसी काम को आप दोबारा करो, दोबारा करो, दोबारा करो, यह बल जो है देने का काम कौन करता है? वो आपका संतोष करता है। ठीक है, इसमें पुनर्बलन, पुनर्बलन के लिए एक
शब्द का प्रयोग मिलता है जिसे क्या कहा जाता है, रेनफोर्समेंट कहा जाता है। तो इसमें पुनर्बलन को बल मिलता है, अधिकाधिक अभ्यास द्वारा क्रिया को बल मिलता है। जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, आपके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई इतना मैंने पढ़ लिया, इतना मैंने पढ़ लिया, अब मेरा तो एग्जाम में 100% सक्सेस मिल ही जाएगा, मैं सफल हो ही जाऊंगी। ये कब होगा? ये तब होगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा प्रैक्टिस करने के बाद आपको अपने अंदर विश्वास होने लगेगा। तो इसे ही यहाँ पर कहा गया है कि ज़्यादा जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो यह जो पुनर्बलन है ना, इसको भी बल मिलने लगता है। और कैसे मिलता है? तो अधिक से अधिक अभ्यास करने पर ही मिलता है। तो यही जो सिद्धांत है वो स्किनर ने दिया था। देखो बच्चे, हम जितने भी सिद्धांत पढ़े उसमें एक कॉमन चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि हम हर चीज़ में सीखने की बातें करते हैं, अधिगम की बातें करते हैं। तो जब आप चीज़ों को सीखना चालू करते हैं, जब आप सीखने की कोशिश करते हैं, तो किस प्रकार से आप सीख सकते हैं? तो एक जाने ने चूहा पर प्रयोग करके आपको इस बात की पुष्टि की थी, एक बिल्ली पर प्रयोग करके इस बात की पुष्टि की थी। जानवर जिसके अंदर दिमाग की कमी होती है वो तक इस चीज़ को सीख जा रहा है, फिर तो आप मनुष्य हैं। तो अधिगम की बात हो रही है, मतलब सीखने और सिखाने की ही बात हो रही है, और हर एक मनोवैज्ञानिक आपको यही चीज़ सिखा रहा है। तो हमको समझ आ गया, बस सबके सिखाने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग है। क्लियर है? कोई जो है रिस्पॉन्स की बात कर रहा है तो कोई पुनर्बलन की बात कर रहा है, बस एक ही है लेकिन मतलब सबका सेम है। और ये था आपका स्किनर का सिद्धांत, जहां से हमारा आज का क्लास कंप्लीट होता है। जितने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ पर नोट्स बताया है आपको, एक एक PDF में ऐसे ही नोट्स आपको बनाना है। और गलती से भी एक गलती मत करना, स्क्रीनशॉट लेकर उसमें पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि इससे होता यह है कि आपकी माइंड जो है डाइवर्ट हो जाती है। इसीलिए भले ही आप स्क्रीनशॉट लीजिए लेकिन उसका नोट्स बनाइए, ठीक है, अपने कॉपी में, और उसके बाद फिर चीज़ों को लिखना आप चालू कीजिए। क्लियर? चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।